नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला का आरंभ करेंगे। मतलब हम लोग अब क्या करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से ही जो इकाइयां हैं उनसे हम कुछ बिंदुओं को उठाएंगे और उन पर अवधारणात्मक स्पष्टता को लेकर बात करेंगे। यानी कि जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले आज बात करते हैं संचार के 7 सी को लेकर कि संचार के, संप्रेषण के, कम्युनिकेशन के 7 सी कौन कौन से होते हैं और उन 7 सी का मतलब क्या होता है। तो पहले तो एक सामान्य जानकारी कि संप्रेषण क्या होता है, संचार क्या होता है। तो सामान्य और सरल शब्दों में हम इसको कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब विचारों का, मतों का, दृष्टिकोण का आदान प्रदान होता है और जिस अर्थ में प्रेषक कोई संदेश प्रेषित करता है, वास्तविक अर्थ में जब प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है, तब कहते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया सफल हुई है। बात स्पष्ट है। तो एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक प्रेषक के लिए उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए 7 सी का प्रयोग शिक्षाविदों ने महत्वपूर्ण माना है। यानी कि एक उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए 7 सी का प्रयोग आवश्यक होता है। 7 सी के प्रयोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब चूंकि आप इस परीक्षा के बाद में उच्चतर, या तो हम ये कहें कि आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आप सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। तो जब आप शोधार्थी बनेंगे तो एक शोधार्थी के लिए भी उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है, क्योंकि आप सेमिनार्स में हिस्सा लेंगे, आप अपने विषय से संबंधित सेमिनार में जाएंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे। कई बार आपको अपने विषय से संबंधित कुछ अपने बिंदुओं को, अपने विचारों को रखने का अवसर भी मिलेगा। तो आपके लिए एक उत्तम संचारकर्ता, एक शोधार्थी के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। यदि सहायक प्राध्यापक के दृष्टिकोण से बात करें तो एक सहायक प्राध्यापक के लिए, किसी भी शिक्षक के दृष्टिकोण से आप बात कर लीजिए, हर शिक्षक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है कि एक शिक्षक अपने जिस भी अवधारणा को लेकर, जिस भी बिंदु को लेकर विद्यार्थियों को कुछ बातें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, विद्यार्थी उन बिंदुओं को उसी अर्थ में ग्रहण करे जिस अर्थ में शिक्षक उन्हें समझाना चाहता है। बात समझ आ रही है? यानी कि एक शिक्षक के लिए भी उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। अब उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए हमने कहा कि हमें 7 सी का प्रयोग आवश्यक होता है। 7 सी के प्रयोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ये 7 सी होते हैं। जैसे पहला है, हम कहेंगे विश्वसनीयता, या आप इसको जब इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा क्रेडिबिलिटी। बात स्पष्ट हो गई। क्रेडिबिलिटी तो क्या हो गया, 1 सी हो गया। अब ये विश्वसनीयता कहने का मतलब क्या हुआ? विश्वसनीयता कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई संचार की प्रक्रिया, जब भी संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी तो उसके स्रोत में विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक संचारकर्ता को उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए आवश्यक है, जब वो किसी भी बिंदु को लेकर संप्रेषण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं तो उनके जो स्रोत होंगे, यानी कि जो संदेश का स्रोत है, वो संदेश का स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए। जब संदेश का स्रोत विश्वसनीय होता है तो जो प्राप्त करता है, जिसके साथ में वो संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है, जो दूसरा भागीदार है संचार में, जो दूसरा प्रतिभागी है, वो उसको रुचि के साथ, उत्साह के साथ पूरी बातों को सुनता भी है और प्रतिक्रिया भी सकारात्मक प्राप्त होती है। यानी कि जिस अर्थ के साथ में प्रेषक संदेश को प्रेषित कर रहा है, प्राप्तकर्ता उसे उसी अर्थ में ग्रहण कर रहा है, ये प्रतिक्रिया से फिर पता चल जाता है। तो यदि स्रोत संदेश का विश्वसनीय है तो ये संचार के प्रभावी होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिंदु स्पष्ट हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं संदर्भ को लेकर। दूसरा सी क्या है? संदर्भ, यानी कि कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है, उस संप्रेषण की प्रक्रिया में आवश्यक होता है कि संदेश का जो संदर्भ है वो वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित हो। यानी कि एक संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को रुचिकर बनाने के लिए, संदेश में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक प्रेषक के लिए आवश्यक होता है कि वो जो संचार है वो संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित हो। तो इसमें आवश्यकता किस चीज की है कि संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित होना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई। तो पहला सी विश्वसनीयता हो गया, दूसरा सी हो गया संदर्भ को लेकर कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो ये क्रेडिबिलिटी, ये कॉन्टेक्स्ट। तीसरा और महत्वपूर्ण है विषय वस्तु या कहिए कंटेंट। विषय वस्तु या आप कहिए कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु संचार की प्रक्रिया में जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का विश्वसनीय होना आवश्यक है। उस विषय वस्तु को वर्तमान की परिस्थितियों से अंतर संबंधित होना आवश्यक है और उस विषय वस्तु के बारे में संचार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता को होनी चाहिए। बात समझ पाए? यानी कि संचार की इस प्रक्रिया में, संप्रेषण की इस प्रक्रिया में जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को लेकर या हम कहें विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता को होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी प्रेषक और जो संदेश का प्राप्त करता है। होनी चाहिए। बात स्पष्ट हो गई। अगला सी जो है संचार में, अगला सी है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। स्पष्टता कहिए या क्लैरिटी कहिए। क्लैरिटी मतलब यह हुआ कि इस संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया में जो संदेश है, उस संदेश को प्रेषित करते समय प्रेषक के लिए आवश्यक होता है कि वो संदेश की भाषा को जितना सरल रख सकता है उतना सरल रखे। इसमें उच्चारण भी शामिल हो जाता है कि संदेश के उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो, जटिल शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, शब्दाडंबर ना हो, हम ये कहें कि लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग ना किया गया हो। आपने इस चीज का अनुभव किया होगा, जैसे कहा जाता है कि टू द पॉइंट बात करो। बात समझ पाए? वो क्या है कि आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करो और आपका संदेश सरल भाषा में हो, आपका संदेश स्पष्ट भाषा में हो, तब हम ये कहेंगे कि प्रेषक उत्तम संप्रेषणकर्ता या उत्तम संचारकर्ता बन सकता है। तो संदेश की स्पष्टता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक प्रेषक को उत्तम संचारकर्ता बनाने में। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि संदेश की भाषा को लेकर, संदेश की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संदेश की भाषा कैसे होनी चाहिए? संदेश की भाषा सरल होनी चाहिए, संदेश की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अगला सी देख लेते हैं। अगला सी क्या है? अगला सी है निरंतरता एवं संगतता। संगतता यानी कि हम ये कहेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे होता क्या है, कई बार आपने इस चीज का अनुमान किया होगा, कक्षा के दौरान भी शिक्षक को क्या होता है, कई बार अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए, किसी भी अवधारणा को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने के लिए
कई बार अपनी बातों को दोहराना पड़ता है। अब चूंकि संचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, हम बात कर चुके हैं कि संचार हमेशा चलता रहता है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि एक प्रेषक को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक संदेश को कई बार दोहराना पड़ जाता है, कि बार बार दोहराना पड़ रहा है संदेश को। तो ऐसे में भी जब एक प्रेषक को अपने संदेश को लगातार दोहराना पड़ता है तो उस होने वाली पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जो बात कही थी फिर बाद में जो बात कही है उन दोनों में अंतर है, उन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे में क्या होगा कि संचार की पूरी प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी। बिंदु स्पष्ट हो गया? तो इसमें क्या है कि यदि एक प्रेषक को अपने संदेश को बार बार मान लीजिए दोहराना पड़ता है तो उस दोहराव में भी, उस पुनरावृत्ति में भी संगतता होनी चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? उस दोहराव में, उस पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। अगला सी माध्यम को लेकर है। माध्यम, अगला सी क्या है? माध्यम, या हम कहें चैनल, यानी कि किस माध्यम से संचार की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। संचार की यह प्रक्रिया, संप्रेषण की यह प्रक्रिया किस माध्यम से चल रही है। बात स्पष्ट हो गई? तो माध्यम के संदर्भ में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है एक प्रेषक को कि उन्हीं माध्यमों का चयन करना चाहिए जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों उचित समझें। बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए ईमेल के माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है और प्रेषक ईमेल कर रहा है लेकिन प्राप्तकर्ता को ईमेल को चलाना नहीं आता, या वो ईमेल के द्वारा संदेश को कैसे प्राप्त करे ये उसको नहीं आता, या मान लीजिए वो उस पर प्रतिक्रिया कैसे देगा, प्रतिपुष्टि कैसे करेगा, फीडबैक कैसे देगा, ये उसको नहीं आता। अब क्या होगा कि बिना प्रतिपुष्टि वाली यदि संदेश होगा, संचार की प्रक्रिया होगी, वो तो वैसे भी प्रभावी नहीं कहलाएगी। बात समझ पाए? तो संदेश के संप्रेषण के लिए, उसको प्रेषित करने के लिए माध्यम का चयन करते समय केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक और प्राप्तकर्ता उचित समझें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए या किया जाना चाहिए जिन्हें दोनों प्रतिभागी, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता, उचित समझें। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझें। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? अंतिम सी क्या है? श्रोताओं की क्षमता। अंतिम सी है श्रोताओं की क्षमता, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। एक संदेश को प्रेषित करने से पहले, या हम कहें संचार की पूरी प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले, एक प्रेषक के लिए यह अति आवश्यक होता है कि वो अपने प्राप्तकर्ताओं की क्षमताओं का अनुमान लगाए, उनका आकलन कर ले। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कक्षा में एक शिक्षक जाते हैं तो कक्षा में जाते ही शिक्षक को संचार की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ हुई, उन्हें अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का अनुमान हो जाता है कि मेरे विद्यार्थियों की क्षमताएं कितनी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षक को यह मालूम होता है कि यदि वो कोई प्रश्न कक्षा में पूछते हैं तो इस प्रश्न का कौन विद्यार्थी जवाब सही देंगे, कौन विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाएंगे। बात समझ आ रही है? ये कक्षा के दौरान शिक्षक को पता होता है कि कौन से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो होम असाइनमेंट यदि किसी को दिया होगा वो करके लाए होंगे, कौन ऐसे होंगे जो करके नहीं लाए होंगे। शिक्षक को अनुमान होता है। कैसे होता है? क्योंकि उन्हें विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में जानकारी है। तो एक प्रेषक के लिए भी अपनी संचार की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि प्रेषक को अपने श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना हो, उसको आकलन करना चाहिए। मान लीजिए कि प्रेषक संचार की प्रक्रिया को आरंभ करता है और वो भाषा का जो चयन करता है, भाषा चुनता है अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन उसने अपने श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन नहीं किया।
अब उसके जो श्रोता हैं उनको अंग्रेजी समझ ही नहीं आती, तो ऐसे में क्या होगा कि संचार की यह पूरी प्रक्रिया प्रभावहीन होगी या असफल होगी। बात स्पष्ट हो रही है यहां तक की, यानी कि एक प्रेषक को संचार की प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले ही, संदेश को प्रेषित करने से पहले ही अपने श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। बिंदु स्पष्ट है। यह है 7वां सी संचार का। इन 7 सी का प्रयोग करने से एक व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं एक संचारकर्ता उत्तम संचारकर्ता बन सकता है यदि इन 7 सी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। तो 7 सी, जैसे हमने सबसे पहले बात की क्रेडिबिलिटी को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर। दूसरा हमने बात की कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पता रहे, वो संदर्भ पता रहे, किस संदर्भ में है, तो संदर्भ को लेकर बात हो गई। फिर हमने बात की विषय वस्तु को लेकर, कंटेंट को लेकर। फिर हमने बात की स्पष्टता को लेकर, यानी कि क्लैरिटी को लेकर, कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए आवश्यक होता है कि प्रेषक क्या करे, अपने संदेश में क्लैरिटी रखे। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का। तो क्लैरिटी की बात कर ली। उसके बाद हमने बात की कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी की, निरंतरता एवं संगतता की, कि यदि एक प्रेषक को संदेश को प्रेषित करने पर उसे दोहराना पड़ता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें संगतता होनी चाहिए। पहले जो बात कही थी, बाद में जो बात कही थी, उनमें संगतता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इससे उल्टा भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे क्या होगा, यदि भिन्नता होगी तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे पूरी संचार की प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी, असफल हो जाएगी। फिर हमने बात की माध्यम को लेकर, चैनल को लेकर, और सबसे अंत में बात की हमने कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, श्रोताओं की क्षमताओं को लेकर। बिंदु स्पष्ट है। तो एक प्रेषक के लिए आवश्यक होता है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक संचारकर्ता को उत्तम संचारकर्ता बनने के लिए आवश्यक है कि वो इन 7 सी का प्रयोग करे। बात स्पष्ट हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि संचार के 7 सी आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।